अभी जो दूसरा इशू है जो रिसर्च प्रोसेस के साथ हैपन हो सकता है, अकर हो सकता है, अराइज हो सकता है, वो है कंपनी डेटाबेस स्ट्रिप माइनिंग। कंपनी डेटाबेस स्ट्रिप माइनिंग क्या है? जैसे ऊपर हमने देखा कि मैनेजर्स कई दफा उनको कोई खास टेक्निक ही आती है डाटा एनालिसिस करने की, वो वही बार बार हर डाटा या हर रिसर्च प्रोसेस को उसके मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये दूसरा इशू है, ये प्रॉब्लम है कंपनी डेटाबेस स्ट्रिप माइनिंग। ये क्या है कि जो कंपनी का डेटाबेस है, कहता है कि मैनेजर्स मे मिस्टेकनली बिलीव दैट अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटाबेस reduces or eliminates the need for further research। कि हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा है, पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये डाटा ही काफी है, मजीद डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये गलती होती है एक और। मैनेजर्स frequently hear from the superiors we should use the information we already have before collecting more। यानी मैनेजर को बार बार ये चीजें सुनने को मिलती है कि हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा है कंपनी का, पहले उसको यूज करें फिर आगे देखें। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, डाटा ना इकट्ठा करना। हैविंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट द सेम एज हैविंग नॉलेज। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होना, कह रहे हैं ये दो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज भी हो, इंफॉर्मेशन तो आपके पास डेटाबेस तो है, लेकिन मजीद रिसर्च करने की जरूरत भी रहती है। वही वो कह रहे हैं, हैविंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट सेम एज हैविंग नॉलेज। ईच फील्ड इन अ डेटाबेस वाज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक रीजन। कि जो कंपनी का डेटाबेस है जिसमें सब डाटा पड़ा हुआ है, वो किसी खास रीजन के साथ बनाया गया था, विच मे और मे नॉट बी कंपेटिबल विद द मैनेजमेंट क्वेश्चन फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि अभी जो रिसर्च प्रॉब्लम चल रही है, रिसर्च क्वेश्चन चल रहा है मैनेजमेंट का, हो सकता है वो डेटाबेस उसका अच्छा जवाब दे, हेल्प आउट करे या ना भी करे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी का डेटाबेस है वही हमेशा यूज होता रहे हर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। जब रिसर्च प्रॉब्लम चेंज होती है या नई प्रॉब्लम्स या नया मैनेजमेंट डायलेमा सामने आता है, तो डेटाबेस को अपडेट करने की भी जरूरत है, नया डाटा इकट्ठा करने की भी जरूरत है। फिर तीसरी इशू क्या है? यूज अनरिसर्चेबल क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिसर्च जिनके ऊपर नहीं की जा सकती, ठीक है, जो अनरिसर्चेबल है। मिसाल के तौर पे, या कई कैसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स बड़े वाजे होते हैं, जैसे इसके ऊपर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि रोजे में हमें खाना पीना क्यों मना होता है। मतलब ये एक कुछ चीजें हैं कि जिनका हमें पता होता है, या इसके ऊपर भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि अभी अजान होना शुरू हो गई है। मैं आपको सिंपल, अजान उधर भी हो रही है, आपको भी शायद आवाज आ रही होगी। जी जी, मेरी आवाज आ रही सब तक? ये सर आ रही है। यस। 15 मिनट ही रहे, मैं इसको खैर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि फिर आपका टाइम, आपको ज्यादा देर बैठना पड़ेगा अजान में। अनरिसर्चेबल क्वेश्चन है, यानी रिसर्च ने उस क्वेश्चन का बेटा जवाब देना होता है जो पॉलिसी मेकर के लिए जवाब दे। ठीक है, अब ये नहीं कि फलाना एम्प्लॉय लेट क्यों आता है, एक एम्प्लॉय लेट आता है तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी जाए, नहीं, सारे क्वेश्चन रिसर्चेबल नहीं होते। ठीक है, सो चलो अब ये देख लेना कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो किस जात के हैं, किस कास्ट के हैं, ज्यादा भट्ट है, चीमा है, जट है, आरआई है। ये रिसर्चेबल क्वेश्चन, यानी इनका कोई फायदा नहीं है। तो ये आपने ये भी एक बाइसनेस याद रखना है, कि इशू याद रखना है कि जो वो वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे रिसर्च में जो कि पॉलिसी के लिए अहम है या जो फ्यूचर के लिए अच्छी डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है जी, वो क्वेश्चन रिसर्च में ऐड नहीं होंगे जिनका कोई तुक नहीं बनता। तो ये अनरिसर्चेबल क्वेश्चन, इनसे भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है।
अब हम इश्यूज पढ़ रहे हैं। फिर इल डिफाइंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम, आपने मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया वो, यानी मैनेजमेंट जो है वो आप, यानी कह रहा है कि सम प्रॉब्लम्स आर सो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा वो पेचीदा होती है। वैल्यू लेडन मीन उनके ऊपर बहुत सी वैल्यू लेडन का मतलब ये है कि हर किसी के लिए अपनी अपनी वैल्यूज हो सकती है, एंड बाउंडेड बाय कंस्ट्रेंट्स, और उनके ऊपर कंस्ट्रेंट भी लगी हुई, कंस्ट्रेंट कहता है रुकावटें, दैट आर इंट्रैक्टेबल टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस, जो कि जो एनालिसिस जिनका इंट्रैक्टेबल है, नहीं किया जा सकता। वैल्यू लेडन का मतलब है ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा टाइम, मुझे सबसे अच्छा टाइम कौन सा लगता है, कोई किसी के लिए वो मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, किसी के लिए इवनिंग का, किसी के लिए बारिश का, किसी के लिए सर्दी, किसी के लिए गर्मी पसंद। तो ये वैल्यू लैडर है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। जब प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि वो जिसका जो सोल्यूशन है वो सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। तो वैल्यू लेडन क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। वैल्यू लेडन मीन जिसमें हर किसी का अपना अपना जवाब होता है। रिसर्च कहती है कि क्वेश्चन या वन हो या टू हो, इस शक्ल में होने चाहिए, क्लियर कट। Ill-defined research questions may have too many intractable facets to be measured accurately. जो ill defined research questions हैं, जो प्रॉपर डिफाइन नहीं किए गए होते, उनमें बहुत ज्यादा फैसिट्स आ जाते हैं, कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि जी एक इंसान है, उसको पिज्जा पसंद है, एक को बर्गर पसंद है, एक को पराठा पसंद है। तो ये सब की अपनी अपनी वैल्यू सबने दी हुई है। जबकि 2 + 2 कितना होता है, तो सारी कहेंगे 4। तो रिसर्च इस तरह के क्वेश्चंस को डील करती है जिसमें आंसर्स करेक्ट हो, इल डिफाइंड ना हो, उनको प्रॉपर डिफाइन किया गया हो। फिर पॉलिसी मोटिवेटेड रिसर्च, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि ये जो हमने ऊपर देखा ना कि वैल्यू, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एंड पॉलिसी, जो कि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करें, वो वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। तो रिसर्च भी पॉलिसी मोटिवेटेड हो। पॉलिसी मोटिवेटेड मीन कि जो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स रिसर्च को देने चाहिए। ठीक है, ये अभी अंदर से पढ़ लेंगे ना ये लाइनें वगैरह, ना हुई तो मुझसे आप नेक्स्ट क्लास में भी, कल भी पूछ सकते हैं, शाम को भी पूछ सकते हैं, जब मर्जी मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वो मैं वॉइस मैसेज में भी आंसर कर देता हूँ, तो किसी चीज की अगर समझ ना आए। ठीक है जी। पॉलिसी मोटिवेटेड रिसर्च यानी आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है वो पॉलिसी गाइडलाइन दे, उनको देनी चाहिए। ठीक हो गया जी, आगे चले। जी समझ आ रही है जी इतनी? यस सर। यस। ठीक हो गया। जिस चीज का, जिसका मतलब, कई दफा इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है ना समझ आइए, आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं, आपके पास ग्रुप है, आपके पास नंबर है, सब कुछ है। अच्छे। अब है अ सर्च स्ट्रेटजी फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब यही होता है किसी चीज को खंगालना, जानना, दोबारा से उसके बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, समझना। ठीक है। तो इसमें आपको मैं थोड़े थोड़े कंसेप्ट पहले बताता हूँ ताकि आपके पास खुद पढ़ने के लिए मटेरियल हो, आपको पता हो आपने पढ़ना है, सर ने एक एक वर्ड नहीं पढ़ाया हुआ और फिर मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, अब एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोर किसी चीज को जब किया जाता है तो रिसर्च ने हमें इंटरव्यूज की कुछ टाइप्स दी हुई है। पहला है एक्सपर्ट इंटरव्यू, ये आपको नजर आ रहा है जी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एक्सपर्ट इंटरव्यू नजर आ रही है जी यहाँ पे। एक्सपर्ट इंटरव्यू क्या है कि जो लोग नॉलेजेबल है उनसे इंटरव्यू किया जाए, यानी इंटरव्यू विद दोज नॉलेजेबल अबाउट द प्रॉब्लम और इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन। यानी एक्सपर्ट इंटरव्यू है, किसी बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं तो किसी डॉक्टर से इंटरव्यू लिया जाए। ठीक है जी। किसी गाड़ी की फंक्शनिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो किसी मैकेनिक से इंटरव्यू लिया जाए। समझ रहे हैं बात, जो एक्सपर्ट है उसके, यानी एक्सप्लोर करना है गाड़ियों के बारे में तो किसी मैकेनिक से पूछा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यस सर। अच्छा, दूसरा है आईडीआई या इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू। इसमें क्या है कि द इंटरव्यूज विद द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम आर कॉल्ड इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू। अगर आईडीआई का वो एमसीक्यू या कोई उस तरह पूछ रहा है तो इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू क्या है कि जो इंसान जिस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है या जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उस बंदे से क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, अगर आप किसी बीमारी के ऊपर, लेट सपोज किसी पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस पेशेंट को बीमारी है उससे इंटरव्यू जब लिया जाएगा तो वो आईडीआई होगा, वो इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉर एग्जांपल द रिसर्च टू एक्सपेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू, प्रॉब्लम या टॉपिक या फेज ऑफ प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्टिव माइट बी टू अकम्प्लिश द फॉलोइंग। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बेसिकली अब डेफिनेशन बता रहा है कि एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट डायलमा। आप मैनेजमेंट डायलमा से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं कि इशू है क्या बेसिकली। उसके बाद ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम देख रहे हैं। हमने एक्सपर्ट इंटरव्यू देख लिया, इन डेप्थ इंटरव्यू, इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू देख लिया। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पर्पस क्या है कि मैनेजमेंट डायलेमा को, मैनेजमेंट प्रॉब्लम को एनहेंस किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए ब्रॉडर सेंस में। ठीक है जी। और दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, एक तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैनेजमेंट डायलेमा को समझना है और दूसरा लिटरेचर सर्च करना है। लिटरेचर सर्च से मुराद ये है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले कोई कोई रिसर्च या जितनी रिसर्चेज हुई है उनको पढ़ना लिटरेचर सर्च कहलाता है। ठीक है जी। यानी उस डिजीज से रिलेटेड पहले जो जो काम हुआ है वो जब एक रिसर्चर पढ़ता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको क्या कहते हैं जी? लिटरेचर सर्च। ठीक हो गया जी। समझ आ कि लिटरेचर सर्च, लिटरेचर किसे कहते हैं? लिटरेचर से मुराद उस रिसर्च प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में जितनी इंफॉर्मेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, अंदर बेशक 10 नंबर का क्वेश्चन हो आपको लिख लेना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ऊपर मैंने रिसर्च रिपोर्ट के स्टेप्स बताए थे। फिर आगे कहता है इन जनरल लिटरेचर रिसर्च, वो जो सर्च करना है उसकी 5 स्टेजेस है। लिटरेचर रिसर्च क्या है कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उससे बैकग्राउंड चीजें पढ़ना, वो लिटरेचर रिसर्च है। तो इसमें क्या है? लिटरेचर सर्च के जो स्टेप्स हैं क्या है जी? पहला, डिफाइन योर मैनेजमेंट डायलमा और मैनेजमेंट क्वेश्चन। जब भी मैनेजमेंट डायलमा का वर्ड आएगा तो इसका मतलब रिसर्च क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, कि किस रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर आपने एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किस क्वेश्चन के ऊपर लगानी है। फिर सेकंड स्टेप, कंसल्ट एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, हैंडबुक्स वगैरह या टेक्स्ट बुक जो के अवेलेबल है। और इवेंट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट डायलेमा और मैनेजमेंट क्वेश्चन, उस मैनेजमेंट डायलेमा से रिलेटेड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। वो एनसाइक्लोपीडियाज में हो सकती है, वो डिक्शनरीज में हो सकती है, वो कुछ बुक्स हो सकती है, हैंड बुक्स हो सकती है जिसके ऊपर आपने नोट्स बनाए हो, या टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी हो सकती है। मकसद क्या है? उस रिसर्च से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सॉरी उस मैनेजमेंट क्वेश्चन से, मैनेजमेंट डायलेमा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। तीसरा स्टेप क्या है? अप्लाई दीज की टर्म्स या नेम्स ऑफ पीपल या इवेंट्स इन सर्चिंग इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफीज एंड वेब टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेकेंडरी सोर्सेज। अब जो आपने की टर्म्स देखी या जो आपने लिटरेचर में जिन लोगों के नाम देखे उनको भी अकॉर्डिंगली मेंशन किया जाता है। ठीक है जी, कि हमने एक्सप्लोर जब करना शुरू किया तो ये चीजें हमने लिखी। फिर locate and review specific secondary sources for relevant to your management type। आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपको खास इंफॉर्मेशन मिली है तो वो भी आप लिखेंगे। ठीक है जी, यानी लिटरेचर सर्च में ये वो भी चीज आप देखेंगे। फिर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ईच सोर्स एट इट्स कंटेंट।
फिर जिन जिन सोर्सेज से सेकेंडरी सोर्सेज, ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज ही है ना लिटरेचर की, जो जो आपने जिन जिन से वो लिया उसको इवेल्युएट किए। इवेल्युएट का मतलब क्या है कि क्या वो इंफॉर्मेशन ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सारी की सारी ठीक हो। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात फॉलो कर रहे हैं जी? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने ये 5 प्रोसेस, यानी ये आपको एक्सप्लेन भी करने आने चाहिए। ये 5 बेसिकली हेडिंग्स है कि डिफाइन योर मैनेजमेंट डायलेमा, कि रिसर्चर नीड्स टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर एनसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, हैंडबुक्स वगैरह जो सेकेंडरी सोर्सेज, उनको कंसल्ट किया जाए उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीजें लिखी हुई है। फिर जो की टर्म्स आपके सामने आई या की वो रिसर्चर्स के नेम्स आए, उनको भी आपने बताना है कि फलां रिसर्चर ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। फिर locate and review specific secondary sources for relevant of your management dilemma। फिर वो सारे सोर्सेज जिनसे आपने वो सारी लिटरेचर की इंफॉर्मेशन ली, उनको भी आपने अलहदा लिखना है ताकि कल को आप उनको दिखा सके। फिर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ ईच सोर्स एंड इट्स कंटेंट, फिर जिन जिन सोर्सेज से आपने वो कंटेंट उठाया उनको इवेल्युएट किया जाए कि क्या वो इंफॉर्मेशन ठीक भी है। ये जरूरी तो नहीं है कि जो साथ पब्लिश इंफॉर्मेशन हो इंटरनेट पे वो हमेशा ठीक भी हो। तो ये भी आपने, उसके बाद शॉर्टली मैं आगे बता देता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं बेसिकली वो आपने ऑलरेडी भी आपके माइंड में होंगे। तीन सोर्सेज हैं जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनका भी आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया होगा। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रिसर्च और रॉ डाटा विदाउट इंटरप्रिटेशन और प्रोनाउंसमेंट्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑफिशियल ओपिनियन और पोजीशन। यानी प्राइमरी डाटा के ऊपर कोई ऑफिशियल पोजीशन या कोई ओपिनियन अभी तक मेक नहीं हुई होती, वो अभी प्रोनाउंसमेंट उनकी नहीं हुई होती, उनको यानी एक्सप्लेन नहीं किया गया होता, वो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन गैदर हो रही होती है। और ये बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, मोस्ट अथॉरिटेटिव मीन ये काबिल इत्मीनान होते हैं। फिर सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? जो मैंने आपको बता दिया, बिब्लियोग्राफी में, बुक्स में, इंटरनेट में जो पब्लिश हुए होते हैं, जो रेफरेंस मटेरियल होते हैं। और टर्शरी सोर्सेज क्या है? दे आर एड्स टू डिस्कवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज या एन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। These sources are generally represented by indexes, bibliographies, or internet searches. It is important to remember that all information is not of equal value. Primary sources are the most valuable. Tertiary sources क्या है? जो कि एड फ्राहम करते हैं, मदद करते हैं किसमें? टू डिस्कवर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को डिस्कवर करने में जो चीजें हेल्प करती है, तो वो क्या है? वो सबसे बड़ी तो इंटरनेट है या बिब्लियोग्राफीज है। बिब्लियोग्राफी मीन जो बुक सारी पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर, ये चीजें। तो प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? जो डायरेक्टली आप फर्स्ट टाइम इकट्ठी कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो किताबों की शक्ल में मौजूद है। टर्शरी सोर्सेज जो उन किताबों तक या प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने तक मदद फराहम करते हैं। जैसे मैं इंटरनेट के ऊपर एक वर्ड की फॉर्म में क्वेश्चन लिखूं, 4-5 क्वेश्चंस लिख दूं और आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दूं और आपको बोलूं आप इसका आंसर लिख दें, तो वो टर्शरी सोर्स होगा। टर्शरी सोर्स होगा प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो वो देखिए ना, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में मुझे हेल्प कर रहा है, एड कर रहा है टू डिस्कवर प्राइमरी या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, तो वो टर्शरी सोर्स है। बात क्लियर हो गई जी?